कर रहे हैं, यानी कि जो अपना चैप्टर नंबर 9 चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ, यानी अपने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पढ़ा था। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसमें आज अपन बैलेंस शीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अपन ने इसमें जान लिया था कि रेवेन्यू नेचर का कौन सा होता है, कैपिटल नेचर का कौन सा होता है और कंडीशन के अकॉर्डिंग रेवेन्यू और कैपिटल उसको किस तरीके से मानेंगे, ये सारी की सारी चीज अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसका इलस्ट्रेशन, जिसमें अपन समझेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि एज अ पी&एल की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो अपन इसका एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, तो आपके मॉड्यूल का जो दे रखा है वो दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 9.11 पे। ठीक है, इसमें पेज नंबर 9.11 पे आपका इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये अपन करेंगे, इसमें बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो इस पहले इसके बारे में का फॉर्मेट देखते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट किस तरीके का होता है। जैसे अपन पी&एल में करते हैं सेम उसी तरीके का फॉर्मेट होता है यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। और इससे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ा था, वो एज अ कैश बुक की तरह होता है, यानी कैश अकाउंट जिस तरीके से प्रिपेयर होती है उस तरीके से उसको बनाया जाता है उसका फॉर्मेट। ठीक है, तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अपन को पता है पी&एल में टू साइड तो सारे के सारे एक्सपेंसेस दिखाते हैं, तो यहां पे आएगा अपना एक्सपेंडिचर, यहां पे आएगा जी अमाउंट, यहां पे आएगा इनकम और यहां पे आएगा जी अमाउंट, और अमाउंट अपने जो है वो रुपीस में रहेगा। ठीक है, तो ये है अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो दिया हुआ है आपको, वो दिया है फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है ऑफ, सॉरी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है ऑफ न्यू बर्ड 40 क्लब का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी 31 मार्च 2020 का अपन को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। ठीक है, अपन को रिसीट दे रखी है टू साइड और अपन को पेमेंट दे रखा है, इसमें बैलेंस दे रखा है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन 18-19 का दे रखा है, 19-20 का दे रखा है, डोनेशन दे रखा है, एंट्रेंस फीस दे रखी है, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस चार्जेस और बैलेंस दे रखा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 को 55,000 का है। तो गाइस एक बात अपन को समझनी है कि आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको अपन ऐड करते हैं क्योंकि वो हमारे इसी साल का सब्सक्रिप्शन होता है। और पी&एल भी ये बात कहता है कि क्योंकि अपन को पी&एल की तरफ प्रिपेयर करना है, इस साल की जो इनकम है चाहे आपने वो जनरेट करी है लेकिन वो आपको रिसीट हुई है चाहे नहीं हुई है, लेकिन आपको पूरी पूरी इनकम अपन को लेनी है। तो ऐसे सेम सब्सक्रिप्शन का है। अब उसके बाद दे रखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस दे रखा है 40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी कि अपन की सैलरी एंड वेजेस भी आउटस्टैंडिंग है और ये हमारा खर्चा ये भी अपन को लेना है। डेप्रिसिएशन जो लगाना है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 25% लगाएंगे और गाइस कैपिटलाइज करना है 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस। अपन ने ये बात पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, एंट्रेंस फीस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होगी तो अपन उसको कैपिटलाइज मानेंगे, यानी कि बैलेंस शीट में उसको लिखेंगे। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको काम करना है। तो इसमें एंट्रेंस फीस दे रखा है 50% कैपिटलाइज करनी है, इसका मतलब 50% बैलेंस शीट में जाएगी और 50% आएगी आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो अपन को यहां पर कितने एडजस्टमेंट करने हैं, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का करना है, फिर उसका सैलरी एंड वेजेस का करना है, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और कैपिटलाइज करना है एंट्रेंस फीस को 50%। ये चार अपने पास एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, नीचे लिखा हुआ प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द अबव पर्टिकुलर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो अपन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। तो अपन पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ न्यू वर्ड, इन द बुक्स ऑफ न्यू फंक, यानी इसका जो नाम दे रखा है एनपीओ का, वो दे रखा है न्यू बर्ड 40 क्लब। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है जी, ये अपन को बनाना है। तो ये एक्सपेंडिचर है, अमाउंट है, ये इनकम है, ये अमाउंट है। तो गाइस अपन को ना एक चीज हमेशा याद रखनी है, अगर अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर ले रहे हैं तो यानी कि अपन को इनकम साइड लेनी, इधर अगर अपन को पहले अपन इनकम साइड को कंप्लीट करेंगे तो अपन को वहां से अपन को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसीट साइड से उसको कंपैरिजन कराते हुए चलना है। ठीक है, तो अपन रिसीट साइड लेते हैं सबसे पहले।
देखो बैलेंस दे रखा है, अपन उसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो तो बैलेंस दे रखा है। सब्सक्रिप्शन जो है हमें पता है कि हमारा कहां का आइटम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, तो अपन इनकम साइड चल रहे हैं, यानी कि यहां से रिसीट्स को अपन टैली करते हुए इनकम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले दे रखा है सब्सक्रिप्शन, यानी कि 1890 का 65000 दे रखा है और 1920 का दे रखा है 355000। तो अपन को तो 1920 से मतलब है, तो अपन ने यहां पे लिखा ठीक है, लिखा अपन बाय सब्सक्रिप्शन, अंदर लिख दिया है अपन ने 3,55,000। गाइस कितना लिख दिया 3,55,000, ठीक है। तो ये दे रखा है, उसके नीचे इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर अगर अपन आते हैं फर्स्ट पे, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड दे रखा है 31 मार्च 20 का 55,000। तो अपन ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। गाइस मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया सब्सक्रिप्शन, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड 55,000 का अपन को दे रखा है, और अपन ऐड करके इसका टोटल करेंगे बाहर, ठीक है गाइस। 3,55,000 प्लस 55,000, तो ये आ जाएगा अपना 4,10,000। अच्छा, इसको दूसरे करने का तरीका भी हो सकता था कि अपन जैसे रिसीटेड पेमेंट में जैसे 65,000 और 3,55,000 अगर एक साथ दे रखे होते तो अपन टोटल मैसेज की तरह टोटल लिखते, उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 55,000 तो ऐड करते, और जो हमारा पुराना वाला था आउटस्टैंडिंग उसको अपन लेस कराते। लेकिन अपन सीधे फॉर्म से कर रहे हैं, अपन को तो 1920 का दे रखा है 355 और आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे रखा है 55,000, तो ये अपन ने लिख दिया 4,10,000, क्योंकि यहाँ पे रिसीटेड पेमेंट में अलग-अलग दे रखा है 1819 का और 1920 का, ठीक है। तो ये सब्सक्रिप्शन का कंप्लीट हो गया। उसके बाद दे रखा है डोनेशन। तो डोनेशन के बारे में पढ़ा था, अगर नॉर्मल डोनेशन है तो अपना कहां का है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का है, और अगर किसी यानी किसी पर्टिकुलर चीज के लिए दे रखा होता डोनेशन, तो वो अपन उसको कहां पे लिख देते बैलेंस शीट के अंदर। तो अभी अपन यहां पे लिखेंगे बाय डोनेशन, ठीक है। इस कितना दे रखा है 55,000 मैंने लिख दिया डोनेशन, ठीक है। उसके बाद एंट्रेंस फीस, तो यहां पे लिख दिया एंट्रेंस फीस, लिखते नहीं लेकिन इन्होंने बोला 50% कैपिटलाइज करना, तो 50% कहां पे जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कितना दे रखा है 85,000 और उसका ले लेंगे अपन 50%, यानी कि 42,500 ये अपन ने ले लिया यहां पे। उसके बाद यहां पर और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब बात करते हैं अपन लोग पेमेंट साइड की। तो सबसे पहले दे रखा है सैलरीज एंड वेजेस, और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपन को दी हुई है बी पॉइंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस 40,000, तो अपन को ये ऐड करनी है। तो यहां पर अपन लिखेंगे टू सैलरीज एंड वेजेस, ठीक है। कितनी दे रखी है, अपन रिसीटेड पेमेंट अकाउंट में जाएंगे तो 1,65,000 दे रखी है। अब यानी रिसीटेड पेमेंट का तो पेमेंट साइड ले रहे हैं और उसका एक्सपेंडिचर साइड ले रहे हैं। ऐड करेंगे इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। कितनी दे रखी है 40,000, तो अपन ये ऐड करेंगे, यानी कि 1,65,000 प्लस करेंगे 40,000, तो ये आ जाएगा 2,05,000, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एज इट इज लिखेंगे टू ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है अपन को, ये दिया हुआ है 35,000 का, अपन ने लिख दिया एज इट इज 35,000। उसके बाद दे रखा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अपन को पता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारी असेट है, बैलेंस शीट का आइटम है। इससे रिलेटेड सी पॉइंट दे रखा है डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो लिखेंगे यहां पे टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, ठीक है। और डेप्रिसिएशन लिखेंगे तो कितना, इसकी जो अमाउंट दे रखी है उधर रखते हैं 3,42,000, 3,42,000 पर अपन को 25% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 3,42,000 पर अपन 25% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ये आएगा 85,500, ठीक है। अपन ये भी लिख सकते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो ये लिख दिया अपन ने, और 3,42,000 और 25% लिख के 85,500 कर दिया। उसके बाद अपन चल रहे हैं टेलीफोन चार्जेस, तो टू टेलीफोन चार्जेस, इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एज इट इज अपन लिखेंगे टेलीफोन चार्जेस 28,000, ठीक है गाइस, ये हो गया। उसके टेलीफोन चार्जेस के बाद आते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो गाइस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो अपन को दे रखा है, वो दे रखा है अपन को 32,000 का, ठीक है गाइस। तो एज इट इज अपन ने लिख दिया यहां पे 32,000। उसके बाद ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस का दे रखा है, तो टू ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस,
ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, फुल फॉर्म से लिखेंगे। ये दे रखा है 65000 और इससे रिलेटेड नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन अपन को नहीं दे रखी है, ठीक है। अब उसके बाद अपन ने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का पहला पॉइंट कर लिया एडिशनल, उसके बाद अपन ने सैलरीज एंड वेजेस का सेकंड पॉइंट कर लिया है, डेप्रिसिएशन का अपन ने तीसरा पॉइंट कर लिया है, तो फोर्थ पॉइंट यानी कि अप्लाई करने का 50% इंटरेस्ट फीस तो वो भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। यहां पे गाइस सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, तो अब अपन को करना क्या है जरा उसके बारे में यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। पहले अपन देखते हैं कि इसमें प्रॉफिट है या लॉस है। तो 4,10,000 ठीक है प्लस 55,000 प्लस 42,500, तो गाइस यहां का आ रहा है 5,07,500। इसमें से अपन लेस कराएंगे यानी कि 2,05,000 माइनस कराएंगे 35,000 माइनस कराएंगे 85,500 माइनस कराएंगे 28,000 माइनस कराएंगे 32,000 और माइनस कराएंगे गाइस इसमें 65,000, तो गाइस यार 57,000। अब यहाँ पे अपन प्रॉफिट नहीं यूज करते, यहाँ पे कोई नेट प्रॉफिट वगैरह वर्ड यूज नहीं होता क्योंकि एनजीओ, तो यहाँ पे लिखते हैं कि टू इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे द इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये लिख सकते हैं द इनकम एक्सेस ओवर एक्सपेंडिचर 57,000 का है, टोटल करेंगे तो 5,07,000 यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज्यादा होते और इनकम यहाँ पर कम होती तो बैलेंस इधर आता, तो यहाँ पे लिखते हम बाय एक्सपेंडिचर ओवर दैट इनकम, यानी कि एक्सपेंडिचर ओवर है किससे, इनकम से, तो वो इधर की साइड आता। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखते हैं टू इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 57,000। तो गाइस एक बार अपने मॉड्यूल में चेक करेंगे तो ये आ जाएगा जी 57,000 यहाँ पे दे रखा है, लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, अपन ने लिखा है टू इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये है 5,07,000, ठीक है। यहाँ पे इनकम के बारे में समझा अपन ने और यहाँ पे अपन ने एक्सपेंडिचर के बारे में समझा, एज अ P&L की तरह वर्क करता है और इसमें अलग से कुछ भी नहीं करना। दूसरी बात अपन ने ये भी समझी कि रेवेन्यू नेचर के खर्चे कौन से होते हैं, कैपिटल नेचर के कौन से होते हैं। रेवेन्यू नेचर वाले इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएंगे और कैपिटल नेचर के खर्चे किसमें जाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। दो बात। तीसरी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर सारे के सारे जाते हैं, ठीक है। तो ये था अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का न्यू वर्ड 40 क्लब का, और ये था इलस्ट्रेशन नंबर आपका 4। आई होप कि गाइस इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको अच्छे से समझ में आया हो, विद एडिशनल इंफॉर्मेशन अपन ने इसमें काम किया है, ठीक है। एक बार आप इसका रिवीजन करें, नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको इसको पूरे अच्छे तरीके से एक बार और करा दूंगा। आई होप कि गाइस ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो गाइस अब अपन बात करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 के बारे में, ठीक है गाइस। किसके बारे में, इलस्ट्रेशन नंबर 8 है जो कि आपके पेज नंबर दे रखा है 9.14 पे, ठीक है। अब इसको अपन क्यों कर रहे हैं उसके बारे में समझते हैं। यानी कि अपन ने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में जान लिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिया। इस क्वेश्चन के अंदर यानी इस इलस्ट्रेशन के अंदर बैलेंस शीट अपन को प्रिपेयर करनी है और दोनों बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे। और इसके अंदर अपन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इस क्वेश्चन के अंदर इस इलस्ट्रेशन के अंदर आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 8। There the following was the receipt and payment account of X Club for the year ended 31st March 2020। यानी अपन को रिसीट दे रखा है, पेमेंट दे रखा है और अपन को नीचे फिगर दे रखी है, यू आर गिवन द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, यानी 1 अप्रैल 19 की और 31 मार्च 20 की, यानी डेट के अकॉर्डिंग दे रखी है। तो आपको पता है ओपनिंग बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंसेस है ये, ठीक है। उसके बाद इन्होंने नीचे दिया है यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द होनोरेरियम टू द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी इंक्रीज्ड बाय अ टोटल ऑफ ₹200, यानी पहले जितने भी खर्चे थे होनोरेरियम के उसमें ₹200 इस साल का इंक्रीज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ रिक्वायर्ड प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड द रिलेवेंट बैलेंस शीट, यानी कि अपन को तो इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बनानी है अपन उसके अंदर बैलेंस शीट, ठीक है। तो अपन पहले इसका फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं कि अपन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो अभी अपन ने लास्ट वाले इलेक्शन में देखा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अपन ने किस तरीके से प्रिपेयर किया था, सेम उसी तरीके से प्रिपेयर अपन यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। और ये मोस्ट इलस्ट्रेशन है क्योंकि गाइस इसके अंदर अपन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने को मिलेगा और अपन बनाएंगे इसमें बैलेंस शीट और वो भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यानी अपन को कैपिटल फंड की रिक्वायरमेंट है इसमें। तो सबसे पहले अपन यहां पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर और यहां पे लिखेंगे अमाउंट, फिर लिखेंगे इनकम, फिर लिखेंगे जी अमाउंट, और अमाउंट जो होगा वो अपना रुपीस में होगा। यहां पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स क्लब, यहां पे लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द year ended 31st March
2020, ठीक है गाइस, 31 मार्च 2020। तो देखो अपन इसको सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड कर लें। रिसीट दे रखा है, पेमेंट दे रखा है, नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड दे रखी है, प्रिंटिंग से रिलेटेड दे रखी है, रिपेयर से रिलेटेड दे रखी है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड दे रखी है, इंटरेस्ट दे रखा है, बोनस टू ग्राउंड मैथ्स एंड आउटस्टैंडिंग दे रखा है, ठीक है। और नीचे अपन को दे रखा था ऑनरेरियम टू द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर्स को, ठीक है। अपन को टोटल जो इंक्रीज करना है वो 200 रुपए से इंक्रीज करना है इस साल, पहले जितना भी था उसमें 200 रुपीस इंक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले गाइस अपन ना पेमेंट लेते हैं, स्टार्ट करते हैं कहां से जी, पेमेंट से। तो सबसे पहले दे रखा है ग्राउंडमैन फीस दे रखी है, और इससे रिलेटेड गाइस कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अपन एज इट इज लिखेंगे टू ग्राउंडमैन फीस, टू ग्राउंडमैन फीस, ये दे रखी 750, अपन ने एज इट इज यहां पे लिख दिया, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। उसके बाद दे रखी मूविंग मशीन, अपन को पता है कैपिटल का एक्सपेंडिचर इसमें नहीं आएगा। उसके बाद दे रखा है रेंट ऑफ ग्राउंड, तो अपन ने लिखा यहां पे टू रेंट ऑफ ग्राउंड, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अमाउंट जितना भी अपन को दे रखा है अपन इतना लिख देंगे, यानी कि 250 का अमाउंट दे रखा है, अपन ने एज इट इज यहां पे लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद रेंट ऑफ ग्राउंड हो, कॉस्ट ऑफ टीज दे रखा है, तो अपन यहां पे लिखेंगे टू कॉस्ट ऑफ टीज। तो गाइस कितने का दे रखा है कॉस्ट ऑफ टीज, ये अपन को दे रखा है यहां पर 250 का, ठीक है गाइस। तो ये भी अपन ने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद अपन को यहां पे दिया हुआ है फेयर्स, तो अपन यहां पे लिख देंगे टू फेयर्स, तो टू फेयर्स जो अपन को दे रखा है, तो टू फेयर्स जो अपन को दे रखा है उधर का 400 का, तो अपन ने एज इट इज यहां पे लिख दिया है। उसके बाद बात करते हैं प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस के बारे में। तो गाइस प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर सेकंड दे रखी है, तो यहां पे पहले अपन ने लिखा टू प्रिंटिंग, टू हां जी प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखा है, प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। तो गाइस जो दे रखा है पहले अपन उसको लिखेंगे प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस में 280 अपन ने लिखा, ठीक है जी। इससे रिलेटेड नीचे इंफॉर्मेशन अपन को दे रखी है, तो अपन जब नीचे आते हैं अमाउंट ड्यू टू प्रिंटिंग एटसेट्रा, तो यानी कि अपन को एक तो ओपनिंग दे रखा है, इसका बैलेंस 100 और इसका दे रखा है 80, तो अपन इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और लेस करेंगे इसमें से आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग एट द एंड अपन को ऐड करना है, और वो कितना दे रखा है 80, ठीक है, और लेस करने का इसमें से 100, यानी कि अपन को ओपनिंग दे रखा है। तो देखते गाइस कितना आता है अपना 280 प्लस 80 माइनस करेंगे 100, तो ये अपन को लिखना है 260, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग अपना लेस होगा और आउटस्टैंडिंग एट द एंड अपना ऐड होगा, यानी कि जो एडवांस एट द बिगिनिंग है वो अपन को ऐड करना है और एडवांस एट द एंड अपन को लेस करना है, ठीक है। तो ये अपन ने करते हैं 260। उसके बाद जरा आगे चलते हैं, उसके बाद रिपेयर टू इक्विपमेंट, तो रिपेयर टू इक्विपमेंट से रिलेटेड भी हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी नीचे सेकंड, तो यहां पे लिखेंगे टू रिपेयर्स एंड इक्विपमेंट्स, टू रिपेयर्स एंड इक्विपमेंट। तो ये रिपेयर एंड इक्विपमेंट्स का जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है 500, ठीक है। इसमें अपन ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड और लेस करेंगे इसमें से आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग एट द एंड अपन अगर बात करें तो अपन को दे रखा है 260, ठीक है, और अपन को जो ओपनिंग दे रखा है यानी कि एट द बिगिनिंग दे रखा है वो दे रखा है जी 300, तो अपन इसमें इसको एडजस्ट करेंगे, यानी कि अपन को 500 में 260 ऐड करना है और माइनस करना है इसमें से 300, तो ये आ जाएगा इस 460, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, उसके दे रखा है होनोरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ 2019, अपन को 400 दे रखा है, तो ये तो 19 का है, अपन को तो 20 का चाहिए। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी थी नीचे यानी कि अपन को फॉर द ईयर एंडेड 31 2020 द होनोरेरियम टू द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी इंक्रीज बाय द टोटल ऑफ ₹200, यानी इंक्रीज करना है 200 से, यानी पहले था 400 क्योंकि इसमें दे रखा है 19 का, इस बार पे किया है 400, तो अब इंक्रीज करेंगे तो 200, यानी कि अपना कितना लिखने का है 600, तो लिखेंगे टू होनोरेरियम टू सेक्रेटरी, टू सेक्रेटरी, ठीक है गाइस। कितना लिखेंगे यहाँ पर 600, टू होनोरेरियम टू सेक्रेटरी 600 अपन ने लिख दिया है। तो उसके बाद गाइस अब इसके बाद और तो कुछ नहीं दे रखा है, यानी कि अपन ने यानी कि प्रिंटिंग यानी कि अपने प्रिंटिंग से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन थी वो कंप्लीट कर ली, रिपेयर से रिलेटेड थी इंफॉर्मेशन वो बात कर ली। अब बात कर लेते हैं गाइस डेप्रिसिएशन के बारे में। वो क्यों करना है, क्योंकि अपन को पेमेंट में मूविंग मशीन दे रखी थी, सेकंड में पेमेंट में 1500 की, और जब अपन नीचे आते हैं तो अपन को दे रखा है कि मशीन जो थी पहले 800 की थी,
ठीक है 1500 की अपन ने परचेज करी और 750 का बैलेंस रह गया है। और जरा अपन इधर की साइड अगर अपन कोशिश करते हैं तो इससे रिलेटेड देखते कोई सेल वगैरह तो नहीं दे रखा है, सेल ऑफ इक्विपमेंट दे रखी है 80, तो अपन को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टू डेप्रिसिएशन, तो गाइस टू डेप्रिसिएशन और किस तरीके से करेंगे ध्यान से समझना। ओपनिंग बैलेंस था अपने पास 800, ठीक है, ये अपन लिख दिया 800। उसके बाद 1500 की अपन ने करी है परचेज, तो अपन ने कर दिया 1500 प्लस और माइनस करेंगे इसमें से क्लोजिंग बैलेंस यानी कि 1750, ठीक है, और माइनस करेंगे इसमें से 80 जो अपन ने सेल कर दी। तो गाइस ये अपन को करना है। अगर अपन इसका अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट बना के भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट हो जाएगा। यानी कि ओपनिंग बैलेंस था इतनी अपन ने परचेज करी, ये क्लोजिंग बैलेंस और इतने रुपए की अपन ने सेल कर दी, तो ये भी अपन को माइनस करनी है। तो देखते हैं कितना बैलेंस इसमें फिगर निकल के आ रहा है। तो वो अपना रहेगा डेप्रिसिएशन 800 प्लस 1500 माइनस करेंगे इसमें 750 और माइनस करेंगे इसमें से 80 यानी 800 प्लस 1500 और इसमें से माइनस करेंगे 1750 और माइनस कर देंगे इसमें से 80। तो गाइस ये आएगा आपका 470 रुपए का बैलेंस पर, ये अपना डेप्रिसिएशन है जो बैलेंस पर अपना आ रहा है, ठीक है। ये अपना ओपनिंग बैलेंस था, ये अपन ने परचेज करी है, ये अपन ने सेल करी है, तो सॉरी ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये सेल है। तो अगर अपन इसका अकाउंट बनाते तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80, फिर टू बैंक लिखते 1500 रुपए, उधर लिखते अपन बाय सेल 80 और लिखते बाय बैलेंस कैरी डाउन 1750, तो वहीं पे बाय डेप्रिसिएशन बैलेंस फिगर निकल के आता 470। तो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी अपन ने कर दिया। अब बात कर लेते हैं नीचे इसके दे रखा है बैलेंस एज पर पासबुक दे रखी, डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट, कैश एंड वो इसका पार्ट नहीं है। अब बात कर लेते हैं अपन रिसीट साइड की। तो कैश एंड दे रखा है, नहीं लेना क्योंकि इसका पार्ट नहीं है, डिपॉजिट अकाउंट नहीं लेना, करंट अकाउंट नहीं लेना। हां बैंक इंटरेस्ट दिया हुआ है गाइस, वो भी 30 का। तो अपन यहां पे लिखेंगे पहले बाय बैंक इंटरेस्ट, इससे रिलेटेड नीचे इंफॉर्मेशन थी तो ये तो अपन लिख दिया थी 30। अब उससे नीचे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक 20, तो अपन को ऐड करना है आउटस्टैंडिंग है अपना, तो ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है गाइस 20 अपन करेंगे तो यहां पर लिखेंगे 50। तो ये भी इंफॉर्मेशन अपन ने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद गाइस आता है बैंक इंटरेस्ट के बाद डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, तो यहां पर लिखेंगे बाय डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। तो गाइस डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन जो अपन को दे रखा है वो दे रखा है 2600 का, तो अपन यहां पे लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी थी तो अपन ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड और लेस कराएंगे इसमें से आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। तो गाइस एट द एंड वाला अपन देखते हैं तो नीचे इंफॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन जो ड्यू था वो ओपनिंग था 150, क्लोजिंग था 100, तो अपन को यहां पर 100 ऐड करना है और 150 अपन को लेस करना है। तो देखते हैं कितना आता है, यानी कि 2600 करेंगे उसमें प्लस करेंगे 100 और माइनस करेंगे उसमें से 150, तो ये अपना आ जाएगा 2550 यानी 2550, ठीक है गाइस। तो ये अपना आ गया है जी डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। उसके बाद गाइस बात करते हैं रिसीट फ्रॉम टीज, तो यहां पर लिखेंगे बाय रिसीट फ्रॉम टीज। तो गाइस रिसीट फ्रॉम टीज जो दे रखा है वो अपन को दे रखा है 300, तो अपन ने यहां पर 300 लिख दिया है। उसके बाद गाइस अपन आगे चलते हैं तो अपन को कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स दे रखा है 100, तो यहां लिखेंगे बाय कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स दे रखा है 100, तो अपन ने यहां पे 100 लिख दिया है, ठीक है। सेल ऑफ इक्विपमेंट 80 अपन को नहीं लेना क्योंकि अपन यहां पे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस लेते हैं, तो यहां पे डेप्रिसिएशन निकला था, प्रॉफिट लॉस था नहीं तो अपन ने डेप्रिसिएशन ले लिया, ठीक है। उसके दे रखा है नेट प्रोसीड टू वैरायटी एंटरटेनमेंट, तो यहां पे लिखेंगे बाय प्रोसीड टू वैरायटी एंटरटेनमेंट, ठीक है, टू प्रोसीड टू वैरायटी एंटरटेनमेंट। तो ये गाइस अपन को दे रखा है 780 का, तो अपन ने एज इट इज यहां पे लिख दिया जी 780। उसके बाद गाइस अपन को दे रखा है यहां पे डोनेशन फॉर फोर्थकमिंग टूर्नामेंट, तो ये यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि पर्टिकुलर चीज के लिए दिया गया है, यानी किसके लिए दिया गया, टूर्नामेंट के लिए। अगर नॉर्मल डोनेशन होता तो यहां पर ले लेते, लेकिन अब इसको अपन लेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंप्लीट, सब्सक्रिप्शन कर लिया, प्रिंटिंग का अपन ने कर लिया, रिपेयर्स का कर लिया है, ठीक है, मशीनरी का कर लिया, इंटरेस्ट कर लिया, बोनस टू ग्राउंडमैन जो आउटस्टैंडिंग पहले कुछ नहीं था, इस साल का 300, तो वो भी अपन को यहां पे लेना पड़ेगा, टू बोनस टू ग्राउंडमैन, ठीक है। तो ग्राउंडमैन का है कि 300, तो ये भी अपन को यहां पे लेना पड़ेगा। तो ये इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट, क्योंकि हमारी लायबिलिटी है तो ये ओपनिंग में थी, क्लोजिंग में है 300 दे रखी है और रिसीट एंड पेमेंट में दे रखा है, इसका मतलब हमने पेड नहीं किया, तो हमारी लायबिलिटी है 300, ठीक है। इसके अलावा जो हॉनोरेरियम वाला था वो अपन कंप्लीट कर चुके, तो गाइस अब इसका निकालते हैं बैलेंस, किसमें इनकम ज्यादा है या एक्सपेंडिचर ज्यादा है, ठीक है गाइस। तो देखते हैं क्या निकल के आता है अपना। तो यहां पे अगर अपन ऐड करें 50
2550 प्लस 300 प्लस 100 और प्लस करें 780, तो गाइस ये आता है 3780। कितना आता है गाइस 3780। इसमें से अपन माइनस करेंगे 750, माइनस करेंगे 250, माइनस करेंगे फिर 250, माइनस करेंगे 400, माइनस करेंगे इसमें से 260, माइनस करेंगे इसमें से 460, माइनस करेंगे इसमें से 600, माइनस करेंगे इसमें से 470 और माइनस करेंगे इसमें से 300, तो गाइस ये आएगा 40। यानी कि हमारी इनकम ज्यादा है तो यहां पे लिखेंगे टू इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और वो भी है कितने की 40, और दोनों साइड का टोटल करेंगे 3780। ठीक है भाई, तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। 3780 37 यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये आपने एक बार और समझ लिया अच्छे से। सारी की सारी इंफॉर्मेशन का अपन को ध्यान रखना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नीचे, तो आपको सबसे पहले वो कंप्लीट करनी है, क्योंकि अगर वो इंफॉर्मेशन अगर रह जाती है तो अपना क्वेश्चन मिसमैच हो जाएगा और आंसर अपना नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब बनाएंगे गाइस बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट चाहिए तो इससे पहले अपन को ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं है, क्योंकि हम कैपिटल में ही तो ऐड लेस करते हैं। जैसे अपन लोग नॉर्मल जो पढ़ते थे पहले कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते थे, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे जो कैपिटल निकालना पड़ेगा उसमें इसको ऐड करना पड़ेगा इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में, अगर माइनस में होता तो उसको अपन को माइनस करना पड़ता। ठीक है, तो इसको ऐसे इरेज कर रहा हूं और अपन करेंगे स्टार्ट बैलेंस शीट। आप इसे गाइस रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा और चैप्टरों से। ठीक है, तो अपन बनाएंगे अब इसकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट भी देखेंगे, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 19 की पहले बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि अपन 1 अप्रैल 19 के बैलेंसेस दे रखे हैं। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट अपन को जैसे अपन को पता है उसी तरीके से बनेगा। ठीक है, ये यानी कि लायबिलिटीज अमाउंट और असेट्स अमाउंट। लायबिलिटीज अमाउंट और असेट्स देन अमाउंट। ठीक है जी, अमाउंट जो रुपीस में है, और अब ये जो है ये कौन की बैलेंस शीट है, एक्स क्लब की, एक्स क्लब। ठीक है, तो बैलेंसेस अपन को लिखना है। सबसे पहले इसमें रखा है सब्सक्रिप्शन, अपन को पता है कि असेट्स है सब्सक्रिप्शन ड्यू, तो ये गाइस ये दे रखा है ओपनिंग का 150, तो अपन एज इट इज लिख दिया 150। उसके बाद अपन बात करते हैं अमाउंट ड्यू टू प्रिंटिंग एटसेट्रा, तो यानी कि यहां पे लिखना पड़ेगा अमाउंट ड्यू टू प्रिंटिंग एटसेट्रा। तो गाइस प्रिंटिंग एंड एटसेट्रा का जो दे रखा है वो दे रखा है अपन को 100, तो लिख दिया जी अपन ने 100। उसके बाद अपन बात करते हैं चेक अनरिप्रेजेंट बिल पेमेंट फॉर रिपेयर। तो गाइस ये जो दे रखा है इसको अपन एक तरीके से अगर हम चाहें तो अपन लायबिलिटी साइड भी लिख सकते हैं, और अपन चाहें तो इसको करंट अकाउंट से इसको माइनस करा के भी लिख सकते हैं। तो अपन इसमें आपके मॉड्यूल में इसको करंट अकाउंट से माइनस कराया हुआ है, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, और चाहे तो हम लायबिलिटी साइड भी लिख सकते हैं, एज योर विश एंड एज योर चॉइस। ठीक है, तो अपन चलो इसको करंट अकाउंट से ही माइनस कराएंगे। उसके बाद गाइस अपन को दे रखा है मशीन एंड इक्विपमेंट, तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट, तो गाइस ये रखा है अपन को 800। ठीक है गाइस, उसके बाद अपन चलते हैं जरा इसके रिसीटेड पेमेंट में। तो रिसीटेड पेमेंट अकाउंट में चलेंगे तो अपन को बैलेंसेस दे रखे हैं ओपनिंग, वो अपन यहां पर लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले दे रखा है अपन को कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। तो गाइस कैश इन हैंड जो ओपनिंग दे रखा है वो दे रखा है 100। ठीक है जी, उसके बाद अपन को दे रखा है यहां पे डिपॉजिट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, तो डिपॉजिट अकाउंट जो अपन को दे रखा है वो दे रखा है 2230 यानी 2230। उसके बाद दे रखा है अपन को करंट अकाउंट, तो यहां पे लिखा है जी करंट अकाउंट। तो यहां पे जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो दे रखा है 600। तो मैंने बोला था आपको जो अनरिप्रेजेंट जो हमारे चेक है उसको अपन लेस करा के दिखाएंगे, तो यहां पे हम 600 माइनस अगर हम 300 दिखाएंगे तो 300 आएगा, और अगर अपन चाहते तो करंट अकाउंट में 600 दिखा तो 300 इसका यहां पे दिखाते तो भी बात एक ही होती। तो यहां पे अपन ने लिख दिया जी ये करंट अकाउंट का, ठीक है, माइनस करा के। उसके बाद गाइस अब इसमें और कोई इंफॉर्मेशन अपनी है नहीं है, अब अपन इसका निकालेंगे कैपिटल फंड। ठीक है जी, कितना आता है देखते हैं।
ठीक है। अच्छा एक चीज आपको और याद रखनी है कि किस तरीके से इसको पहचाना है। हमने एक बात करी थी होनोरेरियम के बारे में। किसके बारे में? होनोरेरियम। तो यानी कि जो अपने 19 का था वो 400 इस बार पेड के नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी थी, लेकिन रिसीटेड पेमेंट से अपन को पहचानना था। तो 400 दे रखा था और उसका बढ़ा के 200 इस बार अपन ने 600 लिया। तो अपन को यहाँ पे होनोरेरियम लिखना है और वो अमाउंट दे रखी है अपन को 400। ठीक है जी, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे होनोरेरियम। होनोरेरियम, ठीक है। अपन को यहाँ पे लिखना है जी 400। ठीक है गाइस, तो बस यही है इतना ही, और इसके अलावा कोई नहीं है। अपन एडलेस करा के निकालेंगे इसका ओपनिंग फंड। कैपिटल 150 प्लस 800 प्लस 100 प्लस 2230 और प्लस 300। तो गाइस जा रहा है 3580। ठीक है गाइस, कितना आ रहा है? 3580। उसमें से लेस कराएंगे यहाँ पे 500, तो ये अपना आएगा कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। तो गाइस कितना आ रहा है? 3080 आ गया और ये होगा टोटल 3580। तो ये थी गाइस अपनी यानी बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 19 की एक्स क्लब की। ठीक है, तो इसमें हमने अमाउंट होनोरेरियम कैपिटल फंड हमने बैलेंस शीट फिगर निकाला, बाकी सारे एज इट इज अपन ने लिख दिए। ठीक है, अब अपन को बनाना है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है जी, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 20 की, और वो भी किसकी? एक्स क्लब की। ठीक है, सेम प्रोसीजर है, सेम तरीके से इसको करने वाले हैं अपन। तो अपन ने क्या करा? सबसे पहले जो कैपिटल फंड था ना, तो अपन ने कैपिटल फंड जो दे रखा था ओपनिंग वो लिखा 3080। ठीक है गाइस, बात समझ में आ रही है आपको? मैं यहाँ पे लायबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट निकल लेता हूं, मैं इसके नीचे बना रहा हूं, मैं एज इट इज लिख रहा हूं कैपिटल फंड 3080। अपन इसमें ऐड करेंगे इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है गाइस, कितना आएगा? 40। तो अपन इसको ऐड करेंगे 3080 में 40 को। ठीक है जी, 3080 में 40 अपन ऐड करेंगे तो आएगा 3120। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी 3120 की। अब उसके बाद इसके क्लोजिंग बैलेंसेस चलते हैं। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू दे रखा है, अपन यहां लिखते हैं सब्सक्रिप्शन ड्यू। तो गाइस ये दे रखा है अपन को 100। सब्सक्रिप्शन ड्यू दे रखा है अपन को दे रखा है 100, तो अपन ने 100 लिख दिया। ठीक है जी, उसके बाद दे रखा है प्रिंटिंग का अमाउंट ड्यू टू प्रिंटिंग, तो यहां पे लिखेंगे अमाउंट ड्यू टू प्रिंटिंग। ठीक है, तो अमाउंट ड्यू टू प्रिंटिंग जो है वो क्लोजिंग वाली है, वो 80 अपन ने यहां पे एज इट इज 80 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अपन को जो चेक दे रखा है उसको अपन करंट से लेस कराएंगे। ठीक है, मशीन की एस्टिमेटेड वैल्यू दे रखी 1750। मशीनरी एंड इक्विपमेंट, तो अपन ने 1750 जो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है वो अपन ने एज इट इज यहां पर लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं तो यहां पे देखो इंटरेस्ट नोट जो अपन की आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दे रखी थी, तो हम यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, वो इस कितने की दे रखी है? 20 की। ठीक है जी, चलो जी अपन ने काम कर लिया है, यानी कि सब्सक्रिप्शन का कर लिया, प्रिंटिंग का कर लिया, और जो रिपेयर्स का 260 अपन उसमें से करंट में से लेस करेंगे, 1750 का लिख दिया, 20 अपन ने इंटरेस्ट का लिख दिया, और बोनस टू ग्राउंड मेंटेनेंस जो आउटस्टैंडिंग था उसको अपन यहां पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग ग्राउंड में बोनस 300 का ये अपन यहां पे लिख दिया। ठीक है गाइस, अब चलते हैं जी नेक्स्ट। अब इसके अपन कैश की बैलेंसेस देखते हैं। तो देखो अपन को दे रखा है डिपॉजिट अकाउंट, तो अपन यहां पे लिखेंगे डिपॉजिट अकाउंट। तो गाइस डिपॉजिट अकाउंट का जो बैलेंस दे रखा है वो दे रखा है 3090, तो अपन इसको एज इट इज लिखेंगे 3090। उसके बाद डिपॉजिट अकाउंट का दे रखा है अपन को करंट अकाउंट, उसको भी छोड़ना है, पहले लिखेंगे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, तो गाइस कैश इन हैंड जो अपन को दे रखा है वो दे रखा है जी 250। गाइस कितना दे रखा है? 250। अब बात करते हैं करंट अकाउंट के बारे में। तो करंट अकाउंट दे रखा है 150, और नीचे जो अनप्रेजेंट चेक था अनप्रेजेंट वो था 260, तो यहां पर 260 ज्यादा है करंट से 150 से, यानी कि 110, तो यहां पे लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट वहां पे कम था इसलिए वहां पे करंट अकाउंट दिया है, यहां पे करंट अकाउंट का बैलेंस कम है इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा 110। किस तरीके से आ जाएगा कि 260 माइनस करेंगे इसमें से 150। ठीक है, 110। उसके अलावा मैंने बात करते हैं तो यानी कि हमने बैलेंसेस लिख दिए। अच्छा एक बात समझने की कोशिश करते हैं, इसमें होनोरेरियम जो था वो भी अपन को यहाँ पे लिखना है क्योंकि वो पेड हुआ नहीं था। ठीक है, होनोरेरियम ठीक है 600, क्योंकि 400 था पहले वो पेड किया था, तो उसमें 200 ऐड करके अपन को साल का लेना था, तो वो है 600। ठीक है गाइस, अब और कुछ नहीं है, अब अपन इसका बैलेंस बराबर करेंगे, देखते हैं कितना आ रहा है। 100 प्लस 750 प्लस करेंगे इसमें 20 प्लस करेंगे
0 और प्लस करेंगे इसमें 250, तो गाइस ये आ रहा है 5210, कितना आ रहा है गाइस 5210। और इधर भी देखते हैं जी 3120 प्लस 80 प्लस 300 प्लस करेंगे 110 प्लस करेंगे इसमें से 600, और इसमें गाइस एक चीज जो अपना रह गया, यानी कि जो अपन ने एक रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में जो डोनेशन था, तो अपन ने बोला था वहां नहीं लेना क्योंकि वो पर्टिकुलर के लिए मिला था, यानी किस चीज के लिए मिला था, वो मिला था गाइस टूर्नामेंट के लिए। तो लिखेंगे डोनेशन ऑफ टूर्नामेंट, ठीक है गाइस 1000, और गाइस टोटल करेंगे 1000, तो ये आ जाएगा 5210, ठीक है गाइस। तो ये थी अपनी बैलेंस शीट। आई होप की बात समझ में आई। थोड़ा सा नीचे कट हो रहा होगा गाइस, मैं बता देता हूं। 3120 अपन ने लिया कैपिटल फंड का, ऐड करने के बाद अमाउंट ड्यू टू प्रिंटिंग का लिया 80, ग्राउंड रेंट 1 बोनस का 300, बैंक ओवरड्राफ्ट 110 क्यों लिया वो बता दिया। करंट अकाउंट यहां पे 150 था और वो था 260, ठीक है। होनोरेरियम का 600 ले लिया और डोनेशन टू टूर्नामेंट का 1000, और ये था गाइस दोनों साइड पे 5210 ये है बैलेंस शीट एज ऑफ 31 मार्च 2020 एक्स क्लब की। और ये बनाई है बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2019 एक्स क्लब, क्यों? क्योंकि अपन को चाहिए था बैलेंसिंग फॉर ओपनिंग कैपिटल फंड, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यानी ये था बैलेंस शीट, यानी कि अपन ने इसका रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट पढ़ लिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ लिया, और अपन ने पढ़ लिया कि बैलेंस शीट, और वो भी दोनों पढ़ ली। ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट निकालते हैं, बैलेंस शीट बने, और क्लोजिंग अपन ने बैलेंस शीट बनाई। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इसका रिवीजन करना है क्योंकि गाइस मैं आपको पहले ही बता रहा हूं ये जो चैप्टर है थोड़ा सा टेक्निकल है अदर चैप्टर से, क्योंकि इसमें ओपनिंग क्लोजिंग एटलीस्ट चलता रहता है, इसीलिए अपन को अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये था अपन का इलस्ट्रेशन नंबर 8। इससे पहले अपन ने करा था इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो गाइस अब हम बात करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का रजिस्ट्रेशन होता है इंडियन सोसाइटी एक्ट 1816 के अंदर, और यानी कि जो महाराष्ट्र स्टेट है उसमें बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 में रजिस्ट्रेशन इसका होता है, ठीक है। तो ये है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट वगैरह हो उसमें रजिस्ट्रेशन हुआ इंडियन सोसाइटी एक्ट 1816 में, और महाराष्ट्र स्टेट के अंदर बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। ये तो हुआ इसका रजिस्ट्रेशन। अब इसकी बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न के बारे में। इसका पैटर्न किस तरीके का होता है, तो लिखा हुआ है ट्रस्ट सोसाइटीज आर ऑटोनॉमस बॉडीज विद ऑफिस बियरर्स कंस्टिंग प्रेसिडेंट होता है इनके में, एक सेक्रेटरी हो सकता है, ट्रेजरर होता है, एंड एग्जीक्यूटिव कमिटीज मेंबर्स होते हैं। यानी ये है ट्रस्ट सोसाइटी के बारे में बताया कि इनका किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी होता है, ट्रेजरर होता है और एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स होते हैं। इसका सेकंड है इन द केस ऑफ सोसाइटी ट्रस्ट व्हिच रन अ नंबर ऑफ कॉलेज, ये लोग कॉलेज भी चलाते हैं, स्कूल्स एटसेट्रा चलाते हैं। तो फॉर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ ईच इंडिविजुअल स्कूल और कॉलेज, मतलब स्कूल और कॉलेज को कौन-कौन लोग चला सकते हैं, इसके अंदर कौन-कौन होगा, देयर इज गवर्निंग बॉडी हो सकती है, वेयर द हेड ऑफ द यूनिट हो सकता है, सच एज प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज और हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, यानी कॉलेज में प्रिंसिपल हो सकता है, हेडमास्टर हो सकता है स्कूल के अंदर, एंड द केस में भी आर आल्सो मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी, और ये आल्सो किसके पार्ट होते हैं, गवर्निंग बॉडी के पार्ट होते हैं, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ये मतलब ये क्यों आया है इसके अंदर, क्योंकि ये भी प्रॉफिट जनरेट नहीं करता, ये भी सोशल सर्विस करता है, इसलिए ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में आया है, जिसमें अपन रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा है, और अपन ने ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न के बारे में, जिसमें ट्रस्ट के बारे में पढ़ा, जैसे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स। और इसके अंदर अपन ने पढ़ा है कि अगर जो सोसाइटीज और ट्रस्ट होते हैं वो नंबर ऑफ कॉलेज और स्कूल्स को रन करते हैं, तो उसका किस तरीके का पैटर्न होगा, ये ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न। तो इसमें बताते हैं गवर्निंग बॉडी के पार्ट होते हैं, वेयर इज द हेड ऑफ द यूनिट हो सकता है, सच एज द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज हो सकता है, हेडमास्टर हो सकता है स्कूल का, और द केस में भी आर आल्सो मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी, यानी गवर्निंग बॉडी के ही पार्ट होते हैं। तो गाइस आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, रजिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न। तो अपन बात करेंगे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है। तो लिखा हुआ है सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर रनिंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब उनके पास कहां से पैसा आता है, डोनेशन फ्रॉम पब्लिक से डोनेशन अगर आता है, दूसरा फीस इन द फॉर्म ऑफ एनुअल ट्यूशन फी आती है, टर्म फीस आ सकती है, एडमिशन फीस आती है, लैबोरेटरी फीस एटसेट्रा वगैरह से इनके पास सोर्स ऑफ फाइनेंस का यानी सोर्स ऑफ फाइनेंस से आता है, ठीक है। इनके पास ग्रांट रिसीट होती है सरकार से, वो यानी गवर्नमेंट से जो ग्रांट रिसीट होती है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अच्छे से मैनेज करने के लिए उनको मिलती है, जिससे कि वो क्या करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्या कर सके, उनको इंक्रीज कर सके, ठीक है, उसमें अच्छे से अच्छे वर्क कर सके, तो उसके लिए ग्रांट इनको रिसीट होती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हमेशा वर्क चलता रहे, अच्छे से अच्छा काम हो, तो उसके लिए ग्रांट रिसीट होती है। तो ये कुछ इनके सोर्सेज है जहां से इनके पास पैसा आता है। तो ये था अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हाँ, इसका कहां पे यूज करते हैं, तो ये आपके मॉड्यूल में इसकी लिस्ट दे रखी है बहुत सारी, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिस्ट को एक आप एक बार देख लीजिएगा। तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न पढ़ लिया, और रजिस्ट्रेशन किस सेक्टर में होता है ये भी हमने पढ़ लिया। तो गाइस ये था चैप्टर नंबर 9, जो कि आई होप कि ये इस
लेक्चर के साथ कंप्लीट हो गया है। तो गाइस अब आज अपन बात करते हैं कि ये अपना जो सीए फाउंडेशन का ये लास्ट लेक्चर था और आज इस लेक्चर के अंदर अपना फाउंडेशन की जो बुक थी अकाउंट की वो कंप्लीट हो गई है। तो गाइस आप इसका रिवीजन करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही, कोई समस्या आ रही है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आप उसको क्या करूंगा, उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है गाइस, तो अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब अपन बात करेंगे कि अपन को किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है फाउंडेशन के अकाउंट्स के लिए, क्योंकि अभी अपना पेपर है नहीं, पेपर है जुलाई के अंदर है, वो डेट अपने पास आ चुकी है। ठीक है, तो अपन बात करने वाले हैं उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक आप इसका रिवीजन करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको बताया कैसे आपको करना है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं गाइस अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।